प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। आसमान से बातें करती करती महंगाई में मजीद इजाफे का एहतमाम हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफे से कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। ऑपोजिशन जमातों के रद्द-ए-अमल और सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद के बाद वफाकी वजीर शिबली फराज ने पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया है। अब सवाल यह है कि हुकूमत मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन इजाफे के फैसले का सियासी बोझ उठा सकेगी। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा साहब, और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊँगी। पहले समरी जब गई तो खान साहब ने वापस भेज दी कि नहीं ये तो इजाफा बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा लग रहा था कि शायद कम इजाफा होगा, मगर अचानक से खबर आई कि 12 रुपए 3 पैसे इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमत में। क्या वाकई इतना नागुज़ीर था ये फैसला इसमें इजाफा करना? नहीं, मुझे तो आपका जो पहला सवाल का हिस्सा है उस पर कल से आ रहे थे मुझे कि हम लोग अभी हमें तो रास्ते में पता चला कि पेट्रोल प्राइस में इजाफा नहीं हो रहा, तो मैं रिलैक्स हो गया, मैंने पेट्रोल नहीं लिया। मैं गया घर, जैसे पहुंचा तो वैसी खबर आ गई इजाफा हो गया। अब ये 10-15 मिनट का जो गैप है इसमें ना और हाँ, इकरार और इनकार, इनकार और इकरार, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। ये मुझे फिर वो ज़माना याद आ गया जब प्राइम मिनिस्टर से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपया गिर गया, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मैं पूछ के बताता हूँ आपको। तो मेरा ख्याल है कल भी यही हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने मना किया है, सख्ती से मना किया है, जैसे पिछली बार मना किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसने प्रिवेल किया है। क्योंकि मिनिस्टर का कहना ये है कि अगर हमने कीमतों में इजाफा नहीं किया तो इतना बड़ा हमें खसारा होगा कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पूरी इस पर रिपोर्ट आई है। ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं और हर जगह बढ़ी हैं कीमतें, दुनिया के हर मुल्क में। हमारे मुल्क में ये होता है कि हम ये तकाबुल करते हैं कि हमारी कीमतें किस किस से कम हैं, किससे ज़्यादा हैं, और फिर कहते हैं हम सबसे कम हैं। तो फिर हमें और चीज़ों को भी तकाबुल करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात पर तशवीश है कि प्राइम मिनिस्टर के मना करने के बाद क्या ऐसा हुआ कि आपको कीमतें बढ़ानी पड़ी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो के पास जाके बाकी स्टॉप हो जाता है, उससे आगे कुछ होता ही नहीं। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार जब उग्रा ने कहा कि कीमतें बढ़ा दें तो फ्लैटली रिफ्यूज प्राइम मिनिस्टर ने, एंड ही प्रिवेल। प्राइम मिनिस्टर की बात मानी गई कि हम इजाफा नहीं कर रहा है। अब ये इजाफा जो है ये बहुत बड़े मसाइल को जन्म देगा, सबको पता है। इस पर हम बार बार बात कर चुके हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है तो गुर्बत बढ़ती है, जब गुर्बत बढ़ती है तो फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है, जब फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है तो वो जो वाक़यात आजकल हो रहे हैं वही आपके सामने होते हैं। तो मेरी नज़र में मामलात बेहतर नहीं है, अच्छे नहीं हैं। ये इजाफा हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन स्टेट को चाहिए था कि इसका ऑफसेट करने के लिए कोई तरीक़ाकार निकालती। दुनिया में हर जगह तरीक़ाकार निकलते हैं। आज मैंने कहीं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत 245 रुपीज़ है। मैं तो घूम गया, मैंने फिर जाकर उनकी वेबसाइट चेक की, पेट्रोल प्राइस उनके यहाँ हर शहर की पेट्रोल प्राइस अलग होती है। तो 94 से 104 रुपये है उनकी प्राइस। अब आप कह लें रुपए का फ़र्क है, ये है वो, तो शर्मिंदगी होती है बात करते हुए कि हमारा रुपये कितना डिवैल्यू हो गया है। मेरा ख्याल ये है कि ये मामला जो है पेट्रोल प्राइस ये आपको बहुत तंग करेगा। सही। जुनैरा, पेट्रोल की कीमत में 1 या 2 या 3 रुपए इजाफा नहीं हुआ, बल्कि 12 रुपए 3 पैसे इजाफा हो गया। आपके ख्याल में जो ये हुकूमती फैसले हैं, इनसे हुकूमत की गैर मकबूलियत में कितना इजाफा होगा? एक्चुअली तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है, एक तरह की डिफीट एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स और जो कुछ साइन किया IMF के साथ, उसके बाद उस पे दे कांट गो बैक। उनको वो करना है जो वो उनसे एग्री करके आए हैं। और जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने इनकार किया था, मुझे उस वक्त भी पता था कि शायद 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एक पैटर्न है कि वो कहते हैं नहीं मैं इतना नहीं करने दूंगा। और असूलन होना ये चाहिए कि उनके कहने पे प्राइस कम हो जाए, लेकिन जितनी दफ़ा भी उनके कहने के बावजूद कुछ दिनों के डिले से प्राइस बढ़ी है, वो उतनी ही बढ़ी है जितनी प्रपोज़ की गई थी।
सो बेसिकली ये सब मुझे स्टेज्ड लगता है कि वो सिर्फ कह देते हैं ख़बरों में चलाने के लिए कि उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन असल में अंदर से सारे एग्रीड होते हैं और एग्रीड बिकॉज़ उन्हें पता है कि IMF के साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ें डन की हुई हैं। दूसरा, ये जो सियासी बोझ की आप बात कर रही थी, मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में चाहे PTI की गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सियासी बोझ इस महंगाई का हर एक को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यू कांट रिवर्स इट नाउ। कोई भी पॉलिसीज़ ले आएँ, कितना भी आप चेंज कर दें, इसको आप एक मेरे ख्याल है 1% 2% रिवर्स कर लें, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। रिवर्स ये नहीं होता, आगे ही जाएगा। हाँ, नई नेगोशिएशंस, नई गवर्नमेंट IMF के पास जाती है, क्या करती है, क्या चीज़ें टफ उनके साथ डील करती है, किन चीज़ों के ऊपर सेटल करती है, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन ये सियासी बोझ अब सारी सियासी पार्टियों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स जब ले के जाती है, जो कुछ छोड़ के जाती है, अगली गवर्नमेंट उसकी प्राइस पे करती है। दूसरा ये कि जो सियासी बोझ है एक्चुअली वो लोगों ने एक वक्त में उठा लिया होता बड़े आराम से, अगर बाइंग और परचेजिंग पावर बेहतर हुई होती। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अभी हो रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब्स भी जनरेट हो रही होती, कोई बहुत एंटरप्रेन्योरशिप का बूम आया होता, या एक्सपोर्ट्स बड़े हाई एंड पे जा रही होती, तो पता नहीं कौन से मैक्रो इंडिकेटर्स हैं जो बताए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो बहुत ज़बरदस्त रास्ते पे चल रहे हैं। और एक वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, वो भी अब ऑब्सोलीट हो गई है, क्योंकि अब जो इकोनॉमी इस वक्त साथ साथ चीज़ों को हैंडल कर रही है, उधर स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर्स नज़र आते हैं, उधर आपकी पेट्रोल प्राइस, उधर यूक्रेन की तरफ US मूव करता है, साथ ही डॉलर की प्राइस, अब तो चीज़ें वेट भी नहीं करती ना, देयर इज़ नो डिले इन दैट। बहुत फोरकास्टेबल हो गया है अब इकोनॉमी को भी देखना। तो नज़र ये आता है कि उनकी जो एक इकोनॉमी की टीम है, जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है, और भी जो चीज़ें हैं, वो तकरीबन फेल हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ टाइम गुजारना बाकी है, और उसके सारे इंडिकेटर्स के वो फेल हो चुके हैं। उसमें लोगों ने किस तरह अपनी ऑप्शंस ओपन करनी शुरू कर दी हैं टू जॉइन अदर पार्टीज, वो भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, शौकत पर आचा साहब, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, यकीनन महंगाई भी इससे बढ़ेगी और अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है। आपके ख्याल में ऑपोजिशन इस सारी सिचुएशन का किस तरह से फायदा उठाएगी? अपोजिशन तो पहले ही फ़ायदा उठा चुकी है। अपोजिशन ने लोगों की नज़र में, या जो लोग सीरियस हैं उनकी नज़र में एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये नालायक हैं, ये नाअहल हैं, ये कुछ भी काम नहीं कर सकते, ये मुल्क को चला नहीं सकते। अभी जुनैरा अज़हर साहिबा जो बात कर रही थी, उसका लुब्बे लुबाब यही है जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। लोग इधर उधर क्यों देख रहे हैं? अगर अपने लोग या इत्तेहादी दूसरी पार्टियों से मिल रहे हैं जाकर, या बात कर रहे हैं और बरमला कहते हैं, यानी एक बड़े इत्तेहादी ने खड़े होकर यहाँ कहा कि हमारी काबीना में एक सीट है, हमारे ऊपर उतना ही बोझ डाला जाए जितना एक सीट के बराबर बनता है। वो क्या वजूहात हैं? अगर तो बहुत अचीवमेंट हो, पॉपुलैरिटी हो, आप काम कर रहे हो, तो फिर ये कोई नहीं कहा जाता, फिर वो कलेक्टिव क्रेडिट होता है। वो कहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट है, जी हमने ये किया है। लेकिन जब पब्लिकली खड़ी हो के आपकी एक बड़ी इत्तेहादी जमात कह दे और वो कहे कि नहीं जी हम चूँकि एक वजारत वाले हैं, जो दूसरा हमारा वज़ीर है वो तो आपने ख़ुद चुना है, वो हमने रिकमेंड नहीं किया, हमारी चूँकि एक वजारत है तो हमारे ऊपर ऑनस्लॉट जो आ रही है वो उसका सिर्फ उतना बोझ डाला जाए जितना एक वजारत का हिस्सा बनता है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है? आवाम की जहाँ तक बात है, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, 4 खंजर मार दिए, 5वां भी मार दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? मरे तो पहले ही पड़े हैं। यानी आपने हर चीज़ उनसे छीन ली, ऊपर से कोरोना की बात करते हैं। जो कोरोना के हिस्से के फंड्स आए थे, अभी तो उनके बारे में भी शकूक व शुबात हैं। ये दुरुस्त है कि कोरोना की वजह से मसाइल बढ़े, ये भी दुरुस्त है। हम सबको कहना भी चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइस बढ़ी है और ये गवर्नमेंट कितना डिस्काउंट दे, कितना सब्सिडी दे, कितना लोगों पे ना डाले, अपने ऊपर ले, लेकिन इससे पहले भी प्राइस बढ़ी हैं। आपको याद है 2008-2013 की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी तो $140 तक पहुंच गया था, अभी तो $94 तक है, लेकिन उस वक्त भी मैनेज हुआ था। असल प्रॉब्लम यह है कि इतना क्रिपल कर दिया गया है बेरोज़गारी की वजह से। जो प्रोडक्टिविटी मुल्क के अंदर कम हुई है, जो रोज़गार के मौके कम हुए हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है,
कोरोना या किसी और वजह से, उसमें आपकी हमें बताया जाता है पर कैपिटा इनकम $1600 हो गई है, वो कहीं नजर तो आए, वो नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, वो नजर नहीं आ रही है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, इस तरह के फैसलों से क्या हुकूमत पर नालायकी का स्टैंप लग गया? शाइस्ता, ये बिल्कुल अनपॉपुलर डिसीजंस हैं। आप ये देखें कि आपने पिछले ज़मीनी इंतखाबात में देखे या खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में नताइज देखे PTI के बारे में क्या हुआ, और उसके अलावा अगर आप सड़क पे चली जाएं और लोगों का बयान लेना शुरू कर दें तो जिन लोगों ने PTI को वोट दिए थे वो भी बहुत सख्त नाला हैं। ये इतना अरबों रुपया एहसास प्रोग्राम में लगा रहे हैं, अरबों रुपया नौजवान प्रोग्राम में लगा रहे हैं, अरबों रुपया अब इन्होंने सेहत कार्ड में डाल दिया है, लेकिन आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह कि इमरान खान साहब को हुकूमत में आने के बाद ये पता चल गया होगा कि जो हुकूमत है ये फूलों का सेज नहीं है, ये कांटों का सेज है। यहाँ पे किस तरह मामलात को चलाना होता है, वो कहते थे मेरे पास टीम है, मेरे पास प्लानिंग है, वो सब कहाँ चली गई? ये देखें, ये मामलात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और उसमें आते रहते हैं, क्योंकि हम कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। आपको हुकूमत में आने से पहले ये सब इल्म था। आप एक एक प्रॉब्लम कंटेनर के ऊपर खड़े होकर हमें बताते थे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, बिजली के बिल में प्राइसेस बढ़ती है तो क्यों बढ़ती हैं, किस वजह से इन्फ्लेशन होती है। लेकिन अब आके 3.5 साल हो गए, किसी चीज़ का हल नहीं निकला, क्योंकि आम आवाम जो है वो आपसे कुछ भी नहीं मांगती। जब उससे वोट लेने के लिए जाते हैं तो वो रोटी, कपड़ा और मकान, ये मामूली सी चीज़ें हैं। वो चाहता है कि उसकी जो डे टू डे की उसकी ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो आराम से कट जाए। लेकिन अब उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गई। पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह बढ़ी हैं, देखिए सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं। नसीम साहब, वज़ीर आज़म साहब का तो अपना विजन भी यही है ना कि गुर्बत का खात्मा, लेकिन इस तरह के फैसलों से तो मेरे ख्याल से गरीब का ही खात्मा हो जाएगा। गरीब तर होता चला जा रहा है। आप बड़ी गाड़ी वाले से ना पूछें, जो मोटरसाइकिल में 100 रुपये 150 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, उसने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उसने अपने ऑफिस जाना है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसी सैलरी में गुजारा करना है, उनके पास उन पे इतना बोझ पड़ता जा रहा है कि उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई। PTI की गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई को कम करने के बारे में कुछ करे, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में PTI के साथ बहुत बुरा सलूक होगा। ठीक, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, ये जो वजाहतें वज़रा की जानिब से आ रही हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं था, पहले ही सब्सिडी दे रहे हैं, आप पेट्रोल का कम इस्तेमाल कर लें, क्या ये वजाहतें काफ़ी हैं और इन वजाहतों को लेकर ये इलेक्शन में जा सकते हैं? जब आटा महंगा किया था तो इन्होंने कहा था एक रोटी कम कर लें। अब जब बिजली महंगी करते हैं तो कहते हैं पंखे कम कर लें। जब चीनी महंगी की थी तो कहते हैं चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ना इस्तेमाल किया करें। तो हर चीज़ के जब भी ये महंगा करते हैं इनका नैरेटिव यही है। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक तरफ तो इस हुकूमत की नाअहली, नाकामी और मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस अपनी जगह मौजूद है। दूसरी तरफ जो ये नैरेटिव है कि जी अब इसके बाद तो आगे तबाही ही तबाही है, अब इसके बाद जो भी आएगा वो इससे भी बुरी हुकूमत लेके आएगा। ऐसा नहीं होता है। हमने इस मुल्क में 14-14, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग के बाद बिजली पूरी होती भी देखी है। हमने इस मुल्क में को 2 लख्त होने के बाद दोबारा एटमी ताकत बनते भी देखा है। कौमें दोबारा उठकर खड़ी हो जाती हैं, अच्छी हुकूमत आती है वो कौम को लेकर खड़ा कर देती है। अगर एक बुरी हुकूमत आ गई है तो ये बात नहीं है कि आगे उम्मीद की कोई किरण नहीं है। जमहूरियत की बुनियाद ही ये है कि इसके अंदर से लोग अपने लिए नए रास्ते चुनते हैं, नई क़यादत चुनते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि लोगों को अपना फ़ैसला करने दिया जाए। और अगर कोई बुरी हुकूमत आ गई है और उससे हुकूमत नहीं चल रही है तो हम ये दिफा ना पेश करना शुरू कर दें कि जी सब ही ऐसे हैं, आगे भी तो यही होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब तबाही तबाही है। तो क्या नई क़यादत सब ठीक कर देगी? फैलानी पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी मुजम्मिल साहब? मैं समझता हूं जब लोगों को उनके हक रायदही मिलेगा और वो सही अपनी क़यादत सामने लाएंगे तो वो ठीक कर लेगी। और दुनिया में ममालिक ठीक भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई मुल्क ठीक नहीं हुआ है। सब जो खराबी की तरफ गए हैं वो ख़राब ही होते गए हैं। कौमों ने तरक्की भी की है। ज़रूरत इस अमर की है कि सही क़यादत ऊपर आए। ठीक है कि एक क़यादत आई है जो झूठ बोलकर आ गई है, जिसके पास कोई रोड मैप नहीं था, जिसने लोगों के साथ बहुत झूठे वादे किए और जो कहती है कि यू टर्न लेना एक लीडर की महराज है। लेकिन एक दफ़ा हो गया,
अगली दफा तो कोई झूठा शायद ना आए, और कोई आए जो बात करे वो रियल सेंसेबल बात करे, तो उससे शायद मुल्क की बेहतरी हो जाए। यानी आप एक मेरे उम्मीद ख्याल की में किरण इसके साथ दे रहे हैं हमारे नाज़रीन को। ठीक है जी, नसीम सिद्दीकी साहब आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे मुजम्मिल साहब की बात पर। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी सेंसिबल बात की कि ये हुकूमत जो है, देखें हम कभी अगर अच्छा काम किया हो तो उसको अच्छा कहते हैं, बुरा किया तो बुरा। ये कहते हैं अब 14-14, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग थी, उसके बाद जो हुकूमत आई उसी ने तो बेड़ा गर्क किया है। जितने महंगे बिजली के ठेके उन्होंने लिए कि बिजली बन रही है, इस्तेमाल भी नहीं हो रही है, और उसके पैसे आपको देने पड़ रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि दूसरी, बिल्कुल सही कहा कि जो भी आएगी वो प्रॉब्लम में जाएगी, क्योंकि जितने भी 70 साल से जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए? हुकूमत कर्जे बढ़ते चले गए, कर्जे ज़्यादा लेते चले गए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम होती गई, एग्रीकल्चर मुल्क था उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ सारे ही नालायक है, किसी एक को नालायक कहने की जरूरत नहीं, सब नालायक है, तभी तो पाकिस्तान इस हालत पे पहुंचा है। ठीक, NBC आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि उसके बाद हम उठ के बैठे, परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मैं तो फौज छोड़ने वाला था, तो मैंने फिर रात को तकरीर सुनी नए सदर की, उन्होंने जो कुछ कहा तो मैं तो उठ के बैठ गया, मैंने बेल्ट बांध ली मैंने, और फिर हम लग गए, हमने मुल्क को उठाया, तरक्की की। तो होता है, मायूसी का कोई मसला नहीं है। देखिए इस हुकूमत से गलती क्या हुई, भुट्टो साहब और आज तक का जो फासला अगर नापें आप, तो हर हुकूमत ने किसी ना किसी तरह मुज़ाकरात किए, पार्लियामेंट को चलाने की कोशिश की है, लोगों से मशवरे किए। 18वीं तरमीम जिस पर आपको बहुत गालियाँ पड़ रही हैं, वो क्या है? वो कंप्लीट एक मुत्तफ़क़ा राय है हाउस की, जो दोनों हाउसेस ने दिए, वो इत्तफाक राय से हुई, उसमें तरमीम इत्तफाक राय से हो सकती है, कोई मसला नहीं है, इत्तफाक राय नहीं अक्सरियत से हो सकती है। लेकिन मिसाक़ मईशत का जो एक प्रपोजल आया था, जो जुनैरा ने बात की, जो आया था, उसको जिस हक़ारत से मुस्तरद किया गया, उसके बाद मामलात ख़राब होते गए। आपने अपोजिशन के लोगों से मशवरा करने का वारा नहीं किया। वहाँ अच्छे लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मईशत को जानते हैं, वो बताए थे आपको। हमारे पास जो गवर्नमेंट में इस वक्त गुजरा है, उन्हें कुछ नहीं पता। वो आज कह रहे हैं कि जी आप पेट्रोल कम इस्तेमाल कर लें, 10 दाने चीनी कम खा लें। तो ये मसले का मजाक उड़ाते हैं हमारा इसमें, और कोई मसला नहीं है। फिर मेरे ख्याल से वज़रा के लिए भी मुनासिब यही होगा कि वो भी साइकिल पर आ जाएं, ताकि पेट्रोल वो भी बचा सके। मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए बात यह है कि 70 साल में सब कुछ बुरा नहीं हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में सब कुछ बुरा हुआ है। बहुत अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। अच्छी हुकूमतें भी आई हैं और बुरी हुकूमतें भी आई हैं। लोगों का हक़ रायदही सलब भी किया गया है, मार्शल्ला भी आया है, और जमहूरियत की उम्मीद और किरण भी आई है। लेकिन मैं ये जो ब्लंटली कहा जा जाता है ना कि 70 साल में सब कुछ भी नहीं हुआ है, सब चोर ही आए हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। बुरी हुकूमतें आई हैं, लेकिन अच्छी हुकूमतें भी आई हैं। और बिजली के जिन मुआहदों के बारे में नसीम सिद्दीकी साहब बात करते हैं, उनके रेफरेंस क्यों नहीं बनाए गए हैं? उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? उनके जो जिन्होंने वो मुआहदे साइन किए हैं, मुझे वो आज जेलों के पीछे नजर क्यों नहीं आते हैं? जिस तरह के मुआहदे साइन किए गए, क्या वो मुआहदे ठीक थे? क्या वो मुआहदे ठीक थे? क्या आप झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्टेट को एक्शन लेना चाहिए था। ये प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता यहाँ पर। क्या आप मीडिया पे बैठकर कहते रहे और रेफरेंस ना बनाए, केस ना बनाए? क्यों नहीं बनाते हैं आप केस? जिसने वो साइन किया उस पर केस बनाए ना। केस आपसे एक नहीं बनता, एक केस का फैसला नहीं होता। रोज टीवी पे बैठ के प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। आप प्रोपेगेंडा नहीं करते भाई। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पे रिजर्वेशंस आपकी होती हैं कि अगर मुआहिदा मंसूख करेंगे, कोई केस करेंगे, बाहर के मुल्कों में जाएंगे, वहाँ मुल्क की बदनामी होगी। अभी भी उनके साथ रीनेगोशिएशन की है। अगर कोई 6 सेंट पे था तो 3 सेंट पे दे रहे हो, क्यों उन्होंने कमी की है? पहले वाले मुआहिदे पे क्यों नहीं कायम है? वो डॉलर 178 में ले गए आप। शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे उसको जरा पढ़े किस तरह उसके अंदर मुआहदे हुए। क्यों 6 सेंट पे था, 3 सेंट पे क्यों नहीं आ गए? आपको नहीं पता, आप आगे मैं बता देता हूं। शौकत पराची साहब आपकी जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में इस फैसले में क्या हुकूमत वाकई बहुत बेबस थी? देखे ना, बेबसी तो है ना। जब आपने जाकर एक साइन किया एग्रीमेंट, आपने IMF के आगे लिटरली सरेंडर कर दिया। और मैं नहीं कह रहा, खुद इनकी पार्टी कहती है, खुद गवर्नर पंजाब कह रहे थे। गवर्नर पंजाब ने कहा ना कि हमें लिख कर देना पड़ गया सब कुछ, 2-3 अरब डॉलर के लिए, 6 अरब डॉलर के लिए।
अल्फाज डिफरेंट है मेरे, मैं सरेंडर कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं हमने सब कुछ लिख के दे दिया, एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और फिर उसी दिन काबीना के इजलास के बाद जब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे तो आइडियली उसी वक्त मालूम हो गया था ये बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने वादे तौर पर काबीना में ऐसी डिस्कशन हुई होगी, उसके बाद वो बात कर रहे थे कि जी हम क्या करें, गवर्नमेंट अपने पास अपने ऊपर तो नहीं डाल सकती। बुनियादी तौर पर वो जो IMF वाला एग्रीमेंट है, जिस पे अब तो खुद PTI वाले भी उस बारे में कहते हैं कि ये बहुत हार्श है, बहुत हार्श है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। हुकूमतें कहीं ना कहीं से पैसे निकाल कर इधर उधर करती हैं। आवाम की जब बात आती है, मसलन आप इस्लामाबाद में खुद बैठती हैं, इस्लामाबाद में आपको सरकारी नंबर की बड़ी बड़ी गाड़ियां नज़र आती हैं, आपको प्रोविंसेस में डिप्टी कमिश्नर के पास क्रूजिंग नज़र आती है। क्या वो खर्चे कुछ कम करके आवाम की तरफ डाइवर्ट नहीं किए जा सकते? जब आप समझते हैं, मसलन खुद कहते हैं जी कि हमें गैर मकबूल फैसले किए जा रहे हैं, करने पड़ रहे हैं, जब आप गैर मकबूल फैसले करेंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो हमने KP में देख ली, वो हमने बाई इलेक्शन में देख ली। जब आप गैर मकबूल फैसले करने पे तुले हुए हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम पॉपुलर भी रहें, तो ये हो नहीं सकता ना। ये मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि सोचा नहीं जाता। 8 महीने IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए, जी हम जा रहे हैं जी, नहीं जा रहे जी, अल्टीमेटली आपको फैसला करना पड़ा कि हम जाएंगे। आपके ख्याल में हुकूमत को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखें, एक तो इश्तिहाल में नहीं आना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगी, बिकॉज वो कान की भी एक कैपेसिटी होती है ना, उससे ज़्यादा ईयर ड्रम अफोर्ड नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा उसका ख्याल करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट को सीधा सादा सब कुछ नज़र आ रहा है, बट अब उन्होंने सरवाइव तो करना है ना कुछ कह के, चाहे वो कहें चीनी कम खा लें, चाहे वो कहें आप थोड़ा सा पेट्रोल कम यूज़ कर लें। अब वाई डू आई से कि सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, वो इसलिए कि मुझे याद है जब कायरा साहब ने कहा था कि थोड़ी सी चीनी कम कर लें कुछ नहीं होता। इसी तरह मुझे याद है जब डार साहब ने कहा था कि टमाटर कम इस्तेमाल कर लें। अब आप आर्काइव में से चीज़ें निकाल लें, ये हॉलोकॉस्ट की भी मौजूद हैं आर्काइव में चीज़ें, ये तो फिर हम 20वीं 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, चीज़ें और भी ज़्यादा अप्रोचेबल हैं, आप निकाल लें। सब एक जैसी बातें करते हैं, सब एक जैसे मुआहदे करते हैं, IPPs के साथ जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं, जो मुआहदे किए गए आज वो हमारे लिए हमारे यहाँ पर गले में अटके हुए सब जानते हैं। उसी तरह ये मैं आपको फ़र्स्ट हैंड नॉलेज दे रही हूँ कि नवाज़ शरीफ ने 2016 में एक साहब को अपॉइंट करते हुए ये कहा था कि 2018 का इलेक्शन तो मेरी जेब में है, आप मुझे उससे आगे का प्लान करके दें, कोई 2-3 डैम्स इस तरह के जो हम अच्छे तरीके से सेल कर सकें इलेक्शन की कैंपेन में। तो सारे एक जैसे ही हैं, इसमें गलत क्या है? अगर किसी के दिल को ठेस लगती है तो मेरी तमाम तरह हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, लेकिन मैं तो सच बोलूँगी बिकॉज मुझे किसी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन जिस ढिठाई से हर कोई आवाम को ये कहता है कि आप बर्दाश्त कर लें, आप कम कर लें, उससे आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल स्पेस इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की कम होती जा रही है और इवेंचुअली ये एक ही विशेष सर्कल है फिर जिसमें हम घूमते रहते हैं। ठीक नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय। यही सवाल हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। क्या हुकूमत इस फैसले का सियासी बोझ उठा सकेगी? 43% लोगों का ख्याल है कि जी हाँ, हुकूमत के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन 57% लोगों का मानना यह है कि जी नहीं, हुकूमत इस फैसले का सियासी बोझ नहीं उठा पाएगी और हुकूमत मुश्किलात का शिकार होगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन के साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप भी सरगर्म हो गया है। लाहौर में जहांगीर तरीन की सदारत में इस ग्रुप का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें अक्सरियत ने खुलकर सियासी मैदान में आने का मशवरा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के अक्सर अरकान ने हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का साथ देने की तजवीज़ दी है।
इजलास में महंगाई की वजह से अवाम की तहरीक इंसाफ ने नाराजगी का भी तस्करा हुआ और इजलास वक्फे से करने पर इत्तफाक भी हुआ है। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि सियासी जो जमातें हैं उनका भी साथ दिया जाए और उनसे राब्ता किया जाए। अब सवाल ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के सरगर्म होने की वजह से क्या हुकूमत मुश्किलात का शिकार होने वाली है? एनबीसी, लगता है कि पीटीआई को कोई सियासी नुकसान है? नहीं, पीटीआई को तो नुकसान हो चुका है। सियासी नुकसान की बात नहीं कर, नुकसान हो रहा है उनको उनकी अपनी गलतियों की वजह से। मतलब कालाबाग डैम का इशू उठाने की क्या जरूरत थी आपको कि पूरी काबीना के खिलाफ हो गई? मोनी सलाई ने उठाया मसला, काबीना ने खुल के बात की है कि हमारी मकबूलियत बहुत नीचे आ चुकी है, हमें बहुत नुकसान पहुंच चुका है, ये मसला हमें तबाह कर देगा। और ज़ाहिर है उस पर प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की। उसके साथ साथ महंगाई का मसला है, गुर्बत का मसला है, बेरोज़गारी की जो बात अभी हो रही थी, जो नसीम भी कह रहे थे कि बाइक वाला एक आदमी, गरीब आदमी, वो कैसे अब जाया करेगा दफ्तर, बच्चों को कैसे स्कूल। तो ये सब बातें जहांगीर तरीन का जहाँ ताल्लुक़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल है पूरी पॉलिटिकल साइंस का। और जहांगीर तरीन ने अपने सारे कार्ड सीधे से लगा के रखे हुए, ना वो हाँ कर रहे हैं ना वो ना कर रहे हैं। लेकिन कल पहली बार उन्होंने महंगाई की मजम्मत की है और कहा है कि आवाम का जीना दुभर हो गया है। और आज का इजलास और कल का इजलास, आज के इजलास में तो कुछ लोगों ने ये बात भी की कि नून के साथ चले जाएं हम लोग, लेकिन जाहिर है फैसला वक्त पे करेंगे, जो कुछ भी करेंगे ये दबाव और पड़ेगा हुकूमत के ऊपर। इससे हुकूमत को और नुकसान होगा और नुकसान हमें भी होगा। वो नुकसान ये होगा, काबीने का साइज बड़ा होगा हर जगह, केपीके में भी और पंजाब में भी, वफाक में भी, जो मांग रहा है उसको दिया जाएगा। एमकेएम एक और वजारत मांग रही, वो दी जाएगी। बाप पार्टी के लोग कई वजीर मांग रहे हैं, वो दिए जाएंगे। बहुत से उमूर ऐसे हैं जो अभी तक तयशुदा नहीं थे, वो तय कर ली जाएंगे। ग्रांट्स के मसले तय हो जाएंगे, रकम के मसले तय हो जाएंगे। तो सरकारी ख़जाना और सरकारी जो खराजात हैं उनमें इजाफा ही नहीं, बल्कि पीटीआई का जो एक इमेज आप कहते थे ना 2018 में क्लीन एंड शफाफ, वो ख़त्म हो चुका है और ख़त्म हो जाएगा। वो नुकसान ये होगा। और मुझे यकीन है कि आने वाला साल प्राइम मिनिस्टर के इस जुमले को गलत साबित करेगा कि अगले साल महंगाई ख़त्म होकर आवाम तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक, मुजम्मिल साहब, कल ये लाहौर में जो इजलास हुआ है जिसकी सदारत की है जहांगीर तरीन साहब ने, कितना मुमकिन है कि दोस्त ना रहे? दोस्त तो दोस्त नहीं रहे हैं। दोस्त अगर दोस्त रहे होते तो अलग इजलास करने की जरूरत ही क्या थी? डिक्लेयर तो नहीं हुआ ना। दोस्त तो इकट्ठे बैठते हैं। अभी तक अलल ऐलान तो जो है ना, दुश्मनी नहीं हुई ना। आपको नहीं नज़र आ रही होगी अलग अलग ऐलान, दुश्मनी सबको तो अलग नज़र आ रही है। जब आप अलग इजलास करने लग जाते हैं, पार्टी के इजलासों से अलग बैठ के अपनी शनाख्त शो करने लग जाते हैं, तो आप अलहदगी का ऐलान कर देते हैं। वरना आप पार्टी की पार्लिमानी पार्टी में जाकर बात करें, पार्टी के इजलासों में बात करें। जब आप अपने अलग इजलास मुनक्कद करते हैं तो आप अपना अलग धड़ा बनाते हैं, आप अपना अलग ब्लॉक बनाते हैं, आप अपनी अलग शनाख्त बनाते हैं सियासत में, और उसको अलहदगी ही कहा जाता है। और उसको कहा जाता है प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, उसे अलहदगी कहा जाता है। और जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप अमली तौर पर पीटीआई से अलहदा है। अगर इमरान खान साहब एक पावरफुल ताकतवर पोजीशन में हुए तो वो उनमें से किसी को टिकट नहीं देंगे, सबको पता है। और अगर जहांगीर तरीन साहब किसी पावरफुल पोजीशन में हुए तो वो इमरान खान साहब को एक लम्हे का मौका नहीं देंगे। बात यह है कि किसको मौका मिलता है किसको मारने का। अगर तरीन साहब को मौका मिला तो वो उनका ग्रुप भी बदला लेगा, और अगर इमरान खान को मौका मिला तो वो भी तरीन ग्रुप के सारे लोगों से बदला लेंगे। इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। लेकिन तरीन ग्रुप के लोगों का ज़्यादा ताल्लुक चूँकि सेंट्रल पंजाब से है, जनूबी पंजाब से है, और उनको नून लीग के साथ जाना सूट करता है। बहुत बातें की जा रही थी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन उनके इस इजलास से काफ़ी क्लियर हुआ है कि वो नून लीग के साथ किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर वो सीट एडजस्टमेंट तय हो जाए उनकी, तो वो आगे नून लीग के साथ चलना चाहते हैं। जहाँ तक इमरान खान के अनपॉपुलर होने की बात है, तो
जो पंजाब में तो बहुत से बड़े नाम अब इमरान खान की टिकट पे इलेक्शन ना लड़ने का सोचते हैं, वो आज़ाद लड़ने का सोचते हैं, लेकिन इमरान खान की टिकट पे इलेक्शन ना लड़ने का सोचते हैं, क्योंकि इमरान खान का टिकट भी इस वक्त एक सियासी बोझ बन चुका है और लोगों का ख्याल है कि ये बोझ कौन उठाए, उससे बेहतर है आज़ाद लड़ लिया जाए। तो मेरे नज़दीक इमरान खान को मुश्किल होगी आइंदा तमाम हल्कों में, इमरान खान को मुश्किल होगी आइंदा हल्कों में। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में क्या जहांगीर तरीन ग्रुप सियासत में बड़ी हलचल मचा सकता है? बिल्कुल नहीं मचा सकता। बात यह है कि जब जहांगीर तरीन एमएनएज और एमपीएस को लेके आ रहे थे जहाज में भर भर के, तो उस वक्त साफ नज़र आ रहा था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे, तो लोग उसकी वजह से आ रहे थे। अब वो हुकूमत में से निकलने के लिए जहांगीर तरीन साहब का साथ नहीं देंगे। जहांगीर तरीन साहब ने कैटेगोरिकली कहा भी है कि मैं पीटीआई के साथ ही हूँ, लेकिन मुजम्मिल की बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि जब अलहदगी हो जाती है तो नज़र आ रही होती है, वो दोस्ती रही तो नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि इमरान खान अनपॉपुलर हो रहा है। शायद इन्होंने जो पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरला हुआ था, उसमें तो मुजम्मिल साहब ने बड़ा शोर मचाया था, शादियाँ ने बजाए थे, मिठाइयाँ बांटी थी कि जी अनपॉपुलर हो गई है। लेकिन अभी इन्होंने देखा कि मौलाना फजल रहमान के गढ़ में जो है वो पीपल्स पार्टी को भी और अपना मौलाना फजल रहमान को भी कितनी बुरी तरह पीटीआई ने शिकस्त दी है, कितना मार्जिन है वोटों का। तो ये पॉपुलैरिटी है भाई, तजिया ज़रूर करें लेकिन थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश किया करें। मतलब एक ही तरफ झुक जाना, बिल्कुल झुकते चले जाना, वो मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, जहांगीर तरीन है, आपने देखा कि जहांगीर तरीन से बड़े सियासतदान जो है वो चौधरी निसार थे, लेकिन जब उन्होंने मुस्लिम लीग छोड़ी, जीप का निशान कहा जा रहा था कि इलेक्शन में तबाही मचा देंगे, अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, कहाँ पर हैं आजकल? वो कोई नज़र ही नहीं आ रहे। तो ये हलचल चलती रहती है। मैंने पहले भी कहा है कि ये पॉलिटिक्स का हुस्न है कि अगर कोई किसी से मिल रहा है, किसी के घर जा रहा है, लोगों ने बता दिया कि भाई लोग हमारे घर आते हैं, हम उनको खाना शाना देते हैं, रोटी शोटी खाओ तो जाओ। चलिए ठीक है नाज़रीन, बाकी राय भी शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जहांगीर तरीन ग्रुप के सरगर्म होने की जुनैरा, क्या मुमकिन है कि जहांगीर तरीन ग्रुप बार्गेन करे हुकूमत से? बार्गेन किससे की जाती है? बार्गेन तो किसी ऐसी पार्टी से या किसी ऐसी शख्सियत से की जाती है ना जिसके साथ आपको कोई विन विन सिचुएशन अटैच नज़र आ रही हो। तो क्योंकि अंदर की खबरें तो जहांगीर तरीन साहब के पास होती हैं, इट्स अप टू देम वो उसे कैसे देखते हैं। ठीक है, शौकत पराचा साहब, आपके ख्याल में जहांगीर तरीन ग्रुप जो सरगर्म हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो सकेगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए ना, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं के एमएनएज हैं, उन्हीं के एमपीएज हैं, और वो अलहदा होके बैठ गए हैं और तासर ये है कि नाराज़ हैं। तो इसी तासर की वजह से तो बाकी लोग भी सोचेंगे। ये डबल इफ़ेक्ट है। फ़र्ज़ किया अगर एमकेएम अलहदा हो या एमकेएम नाराज़गी का इजहार करे तो उसका अफेक्ट अपनी जगह पर अपनी जमात के लिए है, लेकिन जब पीटीआई के अंदर से इस तरह का ग्रुप आ जाए तो बाकी इत्तेहादी या अपोजिशन जमातें वो तो देखती हैं कि इनके तो अंदर से लोग टूट गए। बात यह है कि जहांगीर खान तरीन की जो रिजर्वेशन हैं, मसलन ताहयात नाअहली से लेकर जब नाअहली हुई तो पीटीआई के अंदर से कहा गया कि जी काउंटर बैलेंसिंग हुई है। इट मीन्स के स्केप गोड बनाया गया, कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जहांगीर तरीन ही एमएनएज एमपीएज को ले आए और उन्होंने आकर हुकूमत बनवाई, वरना कौन ले आता था। फिर जब ये केसेस चले, वो बार बार पेपर्स पेश कर रहे हैं। मुझे सुनिए, मुझे अच्छी तरह याद है 89 शुगर मिल्स में से 80 शुगर मिल छोड़ दी गई और 9 का ऑडिट किया गया, जिनमें से अक्सरियत जहांगीर खान तरीन की। वो इस बात का पूछते रहे। फिर पीएम हाउस के अंदर से एक ट्वीट आया कि जी हमने उनको फलां पार्टी से फलां ओहदे से हटा दिया है, जिसका जवाब आया कि जी मैं किसी ओहदे पे था जो हटाया है। तो वो तो अपने जो उनके कंसर्न हैं, उनके दोस्त वो कंसर्न लेके बैठते हैं। तासर यही आएगा कि ये अंदर से वाकई मुश्किलात में इजाफा हो पाएगा। शौकत पराचा साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की कमी है। जुनैरा, आप कुछ कह रही थी।
हाँ जी, मैं शॉर्टली सिर्फ ये कहूँगी कि एक तो वैसे भी हुकूमत की क्योंकि पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, इन एनी केस सारे जो लोग हैं पॉलिटिकल वो इस वक्त अपने अपने लिए जगह बना रहे हैं और जहाँ भी जिसको जगह मिलेगी वो जाएगी। पार्टीज़, पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी पार्टीज़ भी डेस्परेट हैं टू गेट मोर पीपल, लेकिन बात यह है कि अदम एतमाद, एक तो आई एम स्टिल फिंगर क्रॉस कि ये लोग बातें तो कर रहे हैं लेकिन आएगी कि नहीं आएगी। और जहांगीर तरीन ने ये कह भी दिया कि अगर आ गई तो हम साथ देंगे, विच मीन्स कि उनको भी हंच है कि शायद ना आए। ठीक है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन मजीद बढ़ रही है। दिस इज ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमान इजाज़त तलाने के बाद